बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चैप्टर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन इज स्टिल कंटिन्यूड। आज हम उसमें कार्बामेट्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ अमाइंस देखेंगे। कोर्स एज यू नो दैट इज़ रोल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। ऑब्जेक्टिव्स की सबसे पहले बात कर सकते हैं। तो आवर ऑब्जेक्टिव्स of this lectures, in this lecture we will discuss key features, formation, cleavage and synthetic examples of carbamates. Carbamates में हम दो जो है वो देखेंगे बेसिकली मेंबर्स। तो सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं। मैनी ऑफ दीज प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स आर डेवलप एंड यूज इन पेप्टाइड सिंथेसिस। ज़्यादातर कार्बामेट्स जो है वो पेप्टाइड सिंथेसिस के हवाले से डेवलप भी किए गए हैं, उनको यूज़ किया जाता है। दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जैसे कि मैं बताया हूँ, जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बामेट या टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल, जिसको आप बॉक ग्रुप के नाम से जानते हैं। अक्सर ये आपने रिसर्च पेपर्स के अंदर बॉक का जिक्र भी देखा होगा, बॉक की एप्लीकेशन भी देखी होंगी। ये बड़ा मशहूर प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। सिमिलरली दूसरा जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ बेंजाइल कार्बामेट ग्रुप, दैट इज़ NCO2CH2PH। इसको NCBZ से भी रिप्रेजेंट करते हैं या सिंपल इन सम एग्जांपल इसको सिंपल Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो सबसे पहले हम आते हैं टर्शरी ब्यूटाइल कार्बामेट या N-बॉक के ऊपर। की फ़ीचर के हवाले से देखें तो जैसे कि पहले है कि कार्बामेट्स बेसिकली पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल हुए हैं। तो बॉक की एग्जांपल आपको हेट्रोसाइक्लिक सिंथेसिस में भी मिलेगी और पेप्टाइड सिंथेसिस के हवाले से भी इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया है और आपको इसकी बहुत सारी एग्जांपल जो हैं वो मिलेंगी। इट इज़ नॉट रेडली हाइड्रोलाइज्ड अंडर बेसिक कंडीशंस, ये इसकी एक बड़ी प्रॉपर्टी है। यूजली इसको जो है ना क्लीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड इस्तेमाल किया जाता है, विच गिव्स ओनली टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और आइसोब्यूटाइलिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज बाई प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ईज़िली आप सेपरेट आउट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट से, तो इस वजह से भी इसकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। की फ़ीचर्स के हवाले से बात करें तो सबसे पहले स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी पीएच के हवाले से रेंज 1 to 12 है। इसका मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द एसिड और बेसिस के लिए ये स्टेबल है, यानी इसकी मौजूदगी में आप बॉक की मौजूदगी में आप इन एसिड या बेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं, विच है पीएच रेंज 1 to 12। इट इज़ ऑल्सो स्टेबल टू न्यूक्लियोफाइल्स एंड ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट्स। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट दैट इज़ GR जो कि न्यूक्लियोफिलिक एसाइल एडिशन के ज़रिए रिएक्ट कर सकता है बॉक के साथ, तो ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजनेशन आप कर सकते हैं एक्सेप्ट अंडर एसिडिक कंडीशंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी ये स्टेबल है, लेकिन आप जॉन्स कंडीशंस नहीं इस्तेमाल कर सकते। सिमिलरली हाइड्राइड्स के लिए स्टेबल है, एक्वस एसिड्स के लिए स्टेबल है, और माइल्ड लीवस एसिड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बॉक ग्रुप। सेंसिटिविटी के हवाले से स्ट्रॉन्ग एनहाइड्रस एसिड्स जो हैं उसको ये सेंसिटिव है। सिमिलरली ट्राइमेथाइलसाइलाइल ट्रिप्लेट्स को भी ये सेंसिटिव है, और समटाइम ये उसकी क्लीवेज के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जनरल मेथड ऑफ फार्मेशन की बात करें तो बॉक ऑन, ये एक बेसिकली ये जो मैंने बॉक ऑन लिखा है ये उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो बॉक ऑन जो है वो कमर्शियली अवेलेबल है, आप इसको परचेज़ करते हैं, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होता है तो उसका कमर्शियल नेम ही यहाँ पे मैंने लिखा है बॉक ऑन। तो ये बॉक ऑन के नाम से कमर्शियली अवेलेबल है, और आप इसको एज अ बॉक प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है रीजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसका स्ट्रक्चर है। तो बेस जो है नॉर्मली ट्राइथाइलेमाइन यूज़ कर सकते हैं, तो आपका अमाइन जो है वो N-बॉक की सूरत में क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। अल्टरनेटिवली अगर आपके पास बॉक ऑन नहीं है तो आप डाइटर्शरी ब्यूटाइल डाइकार्बोनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूजिंग बेसिक कंडीशंस, तब भी आपका जो अमाइन है एज अ बॉक प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्लीवेज, जो जनरल मेथड ऑफ क्लीवेज है उसके अंदर हम यूजुअली जो हमारा N-बॉक है उसको ट्रीट करते हैं विद एक्वस HCl और एनहाइड्रस ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, तो आपका अमाइन जो है वो रिकवर हो जाता है। एग्जांपल्स, जो पहली एग्जांपल है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लाइज सिंथेसिस ऑफ एंडोल एनालॉग ऑफ माइक्रोफिनोलिक एसिड। माइक्रोफिनोलिक एसिड बेसिकली एक इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन है बेसिकली,
तो उसके अंदर बॉक यूज़ किया गया है उसकी सिंथेसिस के अंदर। ये रिमेंबर दैट दिस इज़ नॉट द कंप्लीट सिंथेसिस, हमने सिर्फ जहाँ पे बॉक इस्तेमाल किया उसको लिया है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक अमाइन है जिसको ट्रीट किया गया विद बॉक एनहाइड्राइड, ठीक है ना, डाइटर्शरी, ये जो पीछे बताया हूँ मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये डाइटर्शरी ब्यूटाइल डाइकार्बोनेट, इसको बॉक एनहाइड्राइड भी आप कह सकते हैं एक लिहाज से। तो बॉक एनहाइड्राइड डाइऑक्साइन 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको इस्तेमाल किया गया है और आपके पास इसको प्रोटेक्ट कर लिया गया है आपका जो कंपाउंड 143 है, दैट इज़ अमाइन। तो इस अमाइन को ये बॉक के साथ प्रोटेक्ट कर लिया गया है 3 स्टेप के अंदर। आगे इसकी मैनिपुलेशन है जिसके अंदर इस साइड चेन को क्या किया गया है, एलोबरेट किया गया है। और ये फाइनल स्टेप जो है वो बेसिकली डी प्रोटेक्शन है जिसके अंदर हमारा जो बॉक है वो उसको रिमूव किया गया है बाय यूजिंग 4 मोलर HCl इन डाइऑक्साइन एंड गेटिंग 72% यील्ड। सो ये उसकी पहली जो एप्लीकेशन थी बॉक की। ये सेकंड एग्जांपल है, इसके अंदर आपका ईमान जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आप कह लें कि पिरिडीन का जो सल्फोनेट है, पिरिडीन 2 सल्फोनेट जो है वो इस्तेमाल किया गया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस अमाइन विद द बॉक। ये उसका रेफरेंस है, आप उसको डिटेल से देखना चाहें तो देख सकते हैं। समटाइम बॉक एनहाइड्राइड को यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू डेरिवेटाइज यूरेथीन एंड ऑक्साजोलिडिनोन्स विद यूजिंग बॉक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये प्रोटेक्ट हो जाता है तो ये आपका जो यूरेथीन कार्बोनाइल है उसको हाइड्रोलिसिस के लिए क्या करता है, समझ एक्टिवेट कर देता है और उसका हाइड्रोलिसिस अंडर माइल्ड कंडीशन भी आप कर सकते हैं। ये उसकी एग्जांपल है। अब फर्स्ट अगर आप रीजन देखें तो यहाँ पे बॉक एनहाइड्राइड यूज़ किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ डाईमिथाइल अमाइनोपिरिडीन एंड DEA। तो यहाँ पे ये इसको प्रोटेक्ट किया और फिर इसको सब्सिक्वेंटली ट्रीट कर दिया बाय यूजिंग सीजियम कार्बोनेट एंड मेथनॉल रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे N जैसे प्रोटेक्ट हुआ तो इसने इसकी जो डी हाइड्रोलिसिस है उसको क्या कर दिया, माइल्ड कंडीशन के अंदर ही एक्टिवेट कर दिया। तो ये रिंग आपके पास क्या हो गया, ओपन हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, अल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। सो हम कह सकते हैं कि डेरिवेटाइजेशन ऑफ यूरेथेन एंड ऑक्साजोलिडिनोन with Bock anhydride, because Bock anhydride make the urethane carbonyl susceptible to hydrolysis under mild conditions and leaves the amine protected as Bock derivative। तो फाइनली फिर जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो बॉक को रिमूव कर लेंगे। तो ये इसका हाइड्रोलिसिस जो कि माइल्ड कंडीशन में पॉसिबल नहीं था, बॉक प्रोटेक्शन ने क्या किया, उसको पॉसिबल कर दिया। ये इसका रेफरेंस है, डिटेल पेपर की देखना चाहें। सम टाइम हम अमाइन जो है एजाइड से आपने अमाइन की सिंथेसिस पढ़ी होगी पिछले सेमेस्टर के अंदर। तो एजाइड्स को सम टाइम डायरेक्टली जो है वो बॉक डेरिवेटिव के तौर पे प्रिपेयर किया जा सकता है, यानी कि एजाइड को ट्रीट कर देते हैं और अमाइन जो बनता है वो एज अ बॉक प्रोटेक्टेड अमाइन आपके पास मिल जाता है। ये उसकी एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सबस्ट्रेट के अंदर एजाइड ग्रुप है, इसको ट्रीट किया गया विद प्लाटियम चारकोल, इथाइल एसीटेट, हाइड्रोजन और बॉक एनहाइड्राइड रिएक्शन के अंदर ही जो हमने इस्तेमाल कर लिया। तो ये एजाइड जो है वो अमाइन के अंदर कन्वर्ट हुआ और फौरी तौर पे क्या होगा, बॉक प्रोटेक्शन होगी। सो आप डायरेक्टली एजाइड के साथ उसको ट्रीट करके, बजाय इसके कि आप पहले इसको अमाइन में कन्वर्ट करें एंड देन उसको बॉक प्रोटेक्ट करें, आप डायरेक्टली भी एजाइड को ट्रीट करें हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन के अंदर बाय यूजिंग बॉक एनहाइड्राइड, तो आप अमाइन को बनते ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये इसका रेफरेंस है फॉर फर्दर डिटेल्स। अब ये जो एग्जांपल है ये उसकी क्लीवेज की है, जिसके अंदर ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, याद है हमने क्लीवेज के अंदर इसका जिक्र किया था। तो बॉक को जो है रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड है, यूजिंग 5% वाटर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ये उसका रेफरेंस है जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो बॉक ग्रुप है ये रिमूव हो गया है और अमाइन जो है दैट हैज़ बीन रिकवर्ड। ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर
ट्राईमिथाइल साइलाइल ट्रिफ्लेट यूज़ किया गया है एज अ रीजेंट फॉर द डिप्रोडक्शन ऑफ दिस बॉक ग्रुप। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि अगर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड जब इस्तेमाल किया गया था तो इसने क्या किया था, जो आपका टर्शी ब्यूटाइल ईथर है वो भी क्लीव हो गया था। यानी कि अगर हम इस बॉक को रिमूव करने के लिए ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इस्तेमाल करते थे तो ये बॉक तो रिमूव हो जाता था, लेकिन यह साथ साथ ये आपका जो ईथर है दैट हैज़ आल्सो बीन क्लीव्ड। लेकिन अगर हमने ट्राईमिथाइल साइलाइल ट्रिफ्लेट इस्तेमाल किया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमेथेन एंड 2,6-ल्यूटाडाइन, तो यहाँ पे आपके पास आपका जो ईथर ग्रुप है वो क्या कर गया, सस्टेन कर गया, और ओनली बॉक ग्रुप जो है वो क्या हुआ, रिमूव हुआ। सो यहाँ पे क्लीवेज के लिए ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इज़ नॉट अ सूटेबल reagent because it also cleaves the ether. So ट्राईमिथाइल साइलाइल ट्रिफ्लेट जो है यहाँ पे आइडियल एजेंट के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डिटेल देखने के लिए ये इसका रेफरेंस है। ये एक और एग्जांपल है। अब यहाँ पे जो क्लीवेज की गई है बाय यूजिंग टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल साइलाइल ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनेट दैट इज़ TBDMSO-TF, ठीक है ना। तो जो इंटरमीडिएट आपका सराइल कार्बोनेट है वो कन्वर्ट कर लिया गया रिएक्शन के अंदर ही बाय ट्रीटमेंट विद दिस फ्लोराइड दैट इज़ टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड और यूजिंग RX डिफरेंट अल्काइल हाइड जो कैलकाइलेटिंग रेजेंट के तौर पे। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास ये जो NH बॉक है इसको क्या किया गया, रिमूव किया गया, और फिर इसको दोबारा प्रोटेक्ट किया गया या कन्वर्ट किया गया। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं जो आपका सिलाइल कार्बामेट बना उसको कन्वर्ट किया गया इनटू अनदर नाइट्रोजन प्रोटेक्टिव ग्रुप। और यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर मुख्तलिफ अल्काइल हाइड यूज़ किए गए जिसमें मिथाइल आयोडाइड 84% यील्ड, एलाइल ब्रोमाइड 82% यील्ड, और बेंजाइल ब्रोमाइड जो है वो दैट इज़ 88% यील्ड में इस्तेमाल किया गया। तो ये बेसिकली एक तरह की क्लीवेज की एग्जांपल के तौर पर भी इसे ले सकते हैं, और इसको आप कह सकते हैं कि एक प्रोटेक्शन से दूसरी प्रोटेक्शन में सेम आप रिएक्शन वेसल के अंदर उसको कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो ये इसका रेफरेंस है, आप देख सकते हैं। एक और एग्जांपल है जिसके अंदर जो है एक प्राइमरी अमीन जो है उसके अंदर जो एडजेसेंट एक अच्छा लिविंग ग्रुप था, तो इसको फर्दर कन्वर्ट किया गया इनटू ऑक्साजोलिडोन के अंदर बाय ट्रीटिंग विद N डाइआइसोप्रोपाइल इथाइल अमीन। तो यहाँ पे बेसिकली आपका बॉक जो है वो रिमूव हुआ, ना सिर्फ रिमूव हुआ बल्कि यहाँ पे साइक्लाइजेशन भी हुई क्योंकि हम साए के अंदर एक अच्छा लिविंग ग्रुप मौजूद था। फर्दर रीडिंग के लिए आप ये रेफरेंस देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यहाँ पे दो बॉक ग्रुप हैं, ठीक है ना। एक आपके पास उस अमाइन के साथ है जो कि एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा उस अमाइन है जो कि बेसिकली नॉन एरोमेटिक है। तो यहाँ पे हमने K10 क्ले यूज़ की है। K10 क्ले बेसिकली एक लेयर्ड एल्यूमिनियम सिलिकेट क्ले है। ये सिंथेटिक केमिस्ट्री में कैटलिस्ट के तौर पे बहुत ज़्यादा आपको इसकी एग्जांपल मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली K10 क्ले को यूज़ किया गया जिसने सेलेक्टिवली क्या किया, इस बॉक ग्रुप को जो है वो सस्टेन किया, जबकि एरोमेटिक बॉक ग्रुप को क्या कर दिया, क्लीव कर दिया। सो आप कह सकते हैं कि आप सेलेक्टिवली एरोमेटिक जो अमाइन है उसको रिकवर कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन एरोमेटिक अमाइन। ये उसका रेफरेंस है। अब हमारा जो दूसरा मेंबर है कार्बामेट्स के अंदर दैट इज़ बेंजाइल कार्बामेट, ठीक है। इसके की फीचर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेबिलिटी है, एसिड और बेस की तरफ ये स्टेबल है अप टू pH 1 to 12 न्यूक्लियोफाइल। इट इज़ ऑल्सो स्टेबल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। माइल्डर ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट्स के लिए भी स्टेबल है। इट कैन रिएक्ट विद GR एंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। माइल्डर लीवियस एसिड्स के साथ भी ये स्टेबल है। ज़्यादातर हाइड्राइड्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। हेयर इज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सेंसिटिविटी के हवाले से देखें तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के साथ ये सेंसिटिव है और हाइड्रोजिनोलाइसिस हो जाता है।
फार्मेशन, जनरल मेथड ऑफ फार्मेशन में हम यहाँ पे बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अमाइन एज बेंजाइल कार्बामेट, और यहाँ पे हम बेस जो है एक्वस कार्बोनेट या ट्राइथाइलामाइन यूज़ करते हैं। जनरल मेथड ऑफ क्लीवेज के हवाले से बात करें तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बेस्ट मेथड है बेंजाइल कार्बोमेट को ग्रुप को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे आप इसको प्लाटियम चारकोल से ट्रीट करें और अपना अमाइन जो है वो रिकवर कर लें। सो पहली जो एग्जांपल है दैट इज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वेरेला एट ऑल सिंथेसिस ऑफ 4 हाइड्रोक्सी पाइपिकोलिक एसिड। सो यहाँ पे आपके पास ये जो प्राइमरी अमीन है इसको कन्वर्ट किया गया है इनटू योर बेंजाइल कार्बामेट बाय यूजिंग बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट। आगे फिर इसकी सिंथेटिक मैनिपुलेशन है और आपके पास ये मीज़ाइलेट 149 जो है प्रिपेयर किया गया है। ये जो फाइनल स्टेप है इसके अंदर इसकी डीप्रोडक्शन है बाय यूजिंग हाइड्रोजन एंड प्लाटियम। तो ये आपका प्राइमरी अमीन जो है वो रिकवर हो गया है। तो बिल्कुल जनरल मेथड जो हमने डिस्कस किए थे फॉर दी प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन, यहाँ पे दोनों वही रिजेंट इस्तेमाल किए गए हैं इस एग्जांपल में। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे आपके पास अमाइन को कन्वर्ट जो आपका बेंजाइल कार्बोमेट में कन्वर्ट करने के लिए ये रिजेंट इस्तेमाल किया गया है जो कि डिफरेंट है देन दी नॉर्मल एजेंट, और ये अमाइन आपका क्या किया गया है प्रोटेक्ट कर दिया गया बाय यूजिंग CpG प्रोटेक्टिंग ग्रुप। डिटेल्स आपने देखनी है तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इस एग्जांपल में देखें तो अमोनिया यूज़ की गई है इन एडिशन टू प्लाटियम चारकोल एंड हाइड्रोजनेशन इन ऑर्डर टू क्लीव दिस Z ग्रुप। अब Z ग्रुप को रिमूव करने के लिए अमोनिया नॉर्मली जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये आपका जो कैटलिस्ट है उसको पॉइजन नहीं होने देता। व्हेन अमोनिया इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, सिस्टीन और मेथियोनोन यूनिट इन द पेप्टाइड डू नॉट पॉइजन द कैटलिस्ट। एक फ़ायदा तो अमोनिया का ये हुआ कि आपका ये जो कैटलिस्ट है ये पॉइजन होने से बच गया। एडिशनली अमाइन इनहिबिट्स द रिडक्शन ऑफ ये बेंजोइल जो ग्रुप है, ईथर जो ग्रुप है, इसकी जो रिडक्शन है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सेलेक्टिव जो डी प्रोडक्शन है जी ग्रुप की आप कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ईथर ग्रुप बाय यूजिंग प्लाटियम चारकोल इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया यूज़ करने के हमारे पास दो फ़ायदे हुए, एक तो हमारा कैटलिस्ट जो है वो पॉइजन नहीं हुआ, और दूसरा ये जो आपका बेंजोइल ईथर है वो क्या हुआ, वो सस्टेन कर गया, और उसकी मौजूदगी में हमने जो आपका Z ग्रुप है दैट इज़ बेंजाइल कार्बोमेट ग्रुप उसको क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। फर्दर डिटेल आप इस रेफरेंस से देख सकते हैं। अब ये एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास सल्फ़र मौजूद है और ये आपका प्रोटेक्टेड जो है बेंजाइल कार्बोमेट अमाइन है। तो यहाँ पे आपके पास सल्फ़र की मौजूदगी में हमने डी प्रोडक्ट करना है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो प्लाटियम ब्लैक है यही कैटलिस्ट था जो इसको रिमूव करने के लिए सक्सेसफुल हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र। रीज़न क्या थी, सल्फ़र जो है वो सुपर कैटलिस्ट है पॉइजन के अंदर। तो यहाँ पे इसने इस प्लाटियम को क्यों नहीं पॉइजन किया, इस कैटलिस्ट को क्यों नहीं पॉइजन किया, तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि ये जो लोन पेयर है ये एक तो इस एरोमेटिक रिंग के साथ क्या है कॉन्जुगेटेड है और अनअवेलेबल है फॉर दी कॉम्प्लेक्सिंग विद द प्लाडियम। दूसरे लफ्ज़ों में उसको ये उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, उसको पॉइजन नहीं कर सकता। तो इस एरोमेट्रिसिटी की वजह से आपके पास ये जो प्लाटियम ब्लैक है यहाँ पे क्या हो गया, कामयाब हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एथानोल ट्राइथाइल। तो ये आपका ये जो प्राइमरी अमीन था ये आपके पास क्या हो गया, रिकवर हो गया। ये इसका रेफरेंस है। अब यहाँ पे जो हमने यूज़ किया दैट इज़ प्लाटियम क्लोराइड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल यूजिंग कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे नो डाउट आपका ये जी ग्रुप तो रिमूव हो गया है, लेकिन साथ साथ आपका ये जो ओलिफिन है वो भी रिड्यूस हो गया है, ठीक है, और ये नाइट्राइल जो है ये भी रिड्यूस हो गया इनटू CH2NH2 ग्रुप।
लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, जो बेंजीलिक एथर था वो रिमेन इन कॉन्टैक्ट, यानी कि उसको असर नहीं पड़ा। ये इसका रेफरेंस है। एक और एग्जांपल है जिसमें बोरान ट्राइक्लोराइड यूज़ किया है बेंजाइल कार्बामेट को रिमूव करने के लिए। तो नतीजे के तौर पे आपके पास ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे रिकवर हुआ इन 45 to 90% यील्ड। ये आखिरी एग्जांपल है। समटाइम ये होता है कि आप जो है सिलेक्टिवली सेकेंडरी जो बेंजाइल कार्बामेट है उसको सिलेक्टिवली रिमूव कर सकते हैं जब सबस्ट्रेट के अंदर प्राइमरी मौजूद हो, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए जो रिएक्शन है वो डिल्यूट कंडीशन में करना पड़ेगा, ये उसकी एग्जांपल है। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो अमाइन थे जो कि प्रोटेक्टेड थे बाय यूजिंग बेंजाइल कार्बामेट। ये एक सेकेंडरी है और ये एक प्राइमरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें प्रोडक्ट की जो रेशो है 1:9 है, यानी कि आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट है उस वो है जिसके अंदर आपका जो सेकेंडरी अमाइन है वो डी प्रोटेक्ट हुआ है और प्राइमरी अमाइन जो है वो इन कॉन्टैक्ट रहा है। तो ये वो एग्जांपल है जिसके अंदर अगर आप के सबस्ट्रेट के अंदर सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों प्रोटेक्टेड हैं तो आप सेकेंडरी को जो सिलेक्टिवली डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नो डाउट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपकी वो होगी जिसके अंदर आपका जो सेकेंडरी अमाइन है वो डी प्रोटेक्ट हो जाएगा। सो कार्बामेट के हवाले से जो एग्जांपल्स थी या जो डिस्कशन थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका फर्दर रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।